अच्छा, तो बच्चे हम कंप्यूटर्स के ऊपर बात करेंगे और पहली बात ही बड़ी सिंपल सी करेंगे और आप सबको उसका पता ही है। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स? कंप्यूटर का फादर किसको कहा जाता है? चार्ल्स बाबेज को कहा जाता है। ठीक है, एवरीवन नोस के चार्ल्स बाबेज जो है वो फादर है किसका? कंप्यूटर्स का। चार्ल्स बाबेज का ताल्लुक किस मुल्क से है? फ्रॉम विच कंट्री चार्ल्स बाबेज बिलोंग्स? चार्ल्स बेबेज का ताल्लुक इंग्लैंड से है। और इंग्लैंड का कैपिटल कौन सा है? विच सिटी इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड? लंदन। लंदन जो है वो कौन से दरिया के किनारे पे वाक़ है? ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर लंदन इज सिचुएटेड? थेम्स रिवर। एक ईडियम है, सेट थेम्स ऑन फायर। इसका क्या मतलब होता है? सेट थेम्स ऑन फायर, इसका मतलब होता है कोई ऐसा काम करना जो कि इम्पॉसिबल हो, बहुत मुश्किल काम हो। थेम्स रिवर के ऊपर है। लंदन के अंदर से ही एक लाइन गुजरती है जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रीनविच लाइन। इंटरनेशनल टाइम लाइन भी इसको बोलते हैं। तो ग्रीनविच लाइन जो है वो लंदन से गुजरती है। और पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू ग्रीनविच लाइन या इंटरनेशनल टाइम के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान इंग्लैंड से कितने घंटे आगे है या पीछे है? पाकिस्तान 5 आवर्स जो है वो इंग्लैंड से आगे है ग्रीनविच लाइन से। तो फादर ऑफ द कंप्यूटर्स आपके चार्ल्स बबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बबेज किस वजह से मशहूर है? इसने कौन सी चीजें जो है वो इन्वेंट की थी या फेमस किन चीजों की वजह से है? एक, इसका एनालिटिकल इंजन, एंड सेकेंडली इसका डिफरेंस इंजन। ये कैलकुलेटिंग डिवाइस जो है वो इनकी वजह से जो है वो ये मशहूर था, चार्ल्स बबेज। उसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है बच्चे, जनरेशंस। कंप्यूटर्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसकी जनरेशंस। तो कंप्यूटर की टोटल कितनी जनरेशंस हैं? कंप्यूटर्स की टोटल 5 जनरेशंस हैं। देयर आर 5 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। इनमें से एक एब्रीवेशन है, हर जनरेशन में कोई ना कोई चीज जो है वो यूज होती रही है। व्हेन वी टॉक अबाउट फर्स्ट जनरेशन, तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर कौन सी चीज जो है वो यूज होती थी? इसमें वैक्यूम ट्यूब जो है वो यूज होती थी। कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो यूज होती थी। और इसमें जो पहला कंप्यूटर था जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर बना था, दैट वाज एनिक। एनिक वाज द फर्स्ट कंप्यूटर जो कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ये इसकी एब्रीविएशन थी। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर जो है वो ये पहला जो है फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। इसके अलावा और भी कंप्यूटर्स बने थे जिनमें दूसरा फेमस कंप्यूटर था यूनिवेक। ये दूसरा फेमस जो है वो कंप्यूटर था। इसके बाद सेकंड जनरेशन आपकी आ जाती है। सेकंड जनरेशन में क्या यूज होते हैं? सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं। ठीक है, सेकंड जनरेशन में आपकी क्या चीज यूज होती है? ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं। और सबसे पहली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, फोरट्रान। फोरट्रान स्टैंड्स फॉर ट्रांसलेशन। ये फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, ये भी इसी जनरेशन के पीरियड में जो है वो इंट्रोड्यूस की गई। फोरट्रान जो है वो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये जो है वो इसी पीरियड में जो है वो सेकंड जनरेशन के दौरान इंट्रोड्यूस की गई। फिर आपकी थर्ड जनरेशन आ जाती है। थर्ड जनरेशन में क्या चीज यूज होती है?
थर्ड जनरेशन में आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो यूज होते हैं। ये वाहिद जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन है जिसके अंदर आपकी इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड और आपका जो है वो माउस का और आपके मॉनिटर का जो है वो इस्तेमाल किया गया पहली दफा। ये इस जनरेशन में कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर वगैरह जो है वो इस जनरेशन में इस्तेमाल हुए। इससे पहले जो है वो पंच कार्ड यूज होते थे। पंच कार्ड या फिर प्रिंट आउट्स निकाल लेते थे, तो उससे पता चल जाता था कि आउटपुट के लिए प्रिंट आउट्स और इनपुट के लिए पंच कार्ड होते थे। तो ये कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर ये पहली दफा जो है वो इस जनरेशन में यूज हुए। उसके बाद फोर्थ जनरेशन आपकी जो है, इसमें क्या यूज होता है? फोर्थ जनरेशन में आपके माइक्रो प्रोसेसर्स यूज होते हैं, एमपीस। माइक्रो प्रोसेसर्स यूज होते हैं यहां पर। जैसे थर्ड जनरेशन से कंप्यूटर का साइज छोटा होना शुरू हो गया था, माइक्रो प्रोसेसर्स के आने के बाद साइज और भी छोटा हो गया, और यही वो जनरेशन है जिसमें आपके पर्सनल कंप्यूटर्स का रवाज शुरू हुआ। आपके पीसीस इसी जनरेशन के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए। सो ये फोर्थ जनरेशन आपकी हो गई। एंड लास्टली आपकी फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में क्या यूज हो रहा है? फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी फिफ्थ जनरेशन में यूज होती है। बेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात कर रहे थे, तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर का नाम क्या है? फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके फादर का नाम है जॉन मैककार्थी। ठीक है, जॉन मैककार्थी जो है वो इसके फाउंडिंग फादर हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक क्या कहते हैं, एक टेस्ट होता है जिसमें आप ये देखते हैं कि कोई डिवाइस इस काबिल है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कहला सके। तो वो टेस्ट क्या कहलाता है? वो टेस्ट जिसमें हम आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट डिवाइसेस को चेक करते हैं कि वो कैपेबल है या नहीं, दैट इज नोन एज ट्यूरिंग टेस्ट। उसको ट्यूरिंग टेस्ट बोला जाता है। ट्यूरिंग टेस्ट जो है वो बेसिकली किसी भी इलेक्ट्रॉन डिवाइस को जिसको हम समझते हैं कि इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होना चाहिए, उसकी कैपेबिलिटीज, उसकी जो है वो सलाहियत को जो है वो ये चेक करता है। अब ये जो एलन ट्यूरिंग है, he is also regarded as the father of artificial intelligence along with जॉन मैककार्थी। लेकिन जॉन मैककार्थी ने पैसे ज्यादा लगाए थे, तो इस वजह से जो है वो इसको असल फादर मानते हैं। ठीक है, जो ज्यादा पैसे लगाएगा अब्बू भी वही बनेगा। तो ये जो है वो इसके अंदर आपका आ गया कंप्यूटर्स के अंदर। अब ट्यूरिंग टेस्ट आपका हो गया। उसके बाद बच्चे आपके आ जाते हैं कंप्यूटर्स के अंदर एक लफ्ज होता है बूटिंग या बूट करना। सिंपली क्या मतलब है बूटिंग या बूट करने का? जब हम किसी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, सिंपली जब पहली दफा आप किसी कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं, पावर सप्लाई का बटन प्रेस करते हैं, तो जो कंप्यूटर्स ऑन होते हैं उसको जो है वो हम बूटिंग बोलते हैं। ठीक है, दैट इज बूटिंग। सिंपली कंप्यूटर को स्टार्ट करने का जो अमल है उसको बूटिंग बोलते हैं। अब बूटिंग आपकी दो तरह की होती है, एक होती है कोल्ड और एक होती है वार्म। ठीक है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। व्हाट इज कोल्ड बूटिंग? कोल्ड बूटिंग होती है जब आप किसी कंप्यूटर को बिल्कुल शट डाउन कर दें, शट डाउन करने के बाद आप उसे नए सिरे से स्टार्ट करें, तो वो आपकी कोल्ड बूटिंग होगी। और अगर आप किसी कंप्यूटर को
रीस्टार्ट करें अपने मोबाइल फोन को, जब आप रीस्टार्ट करते हैं तो आपकी वार्म बूटिंग कहलाती है। एवरी टाइम व्हेन यू रिस्टार्ट योर डिवाइस यू आर एक्चुअली रिजॉर्टिंग टुवर्ड्स वार्म बूटिंग। और अगर आप नए सिरे से मोबाइल फोन को या अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं शट डाउन करने के बाद, तो वो आपकी कोल्ड बूटिंग कहलाएगी। उसके बाद बच्चे आपके यहाँ पर दो तरह की चीजें होती हैं, एक होते हैं हार्डवेयर कंप्यूटर्स के अंदर, और एक है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आपके पास तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर सिंपल लफ्ज में बात की जाए तो जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी डिफरेंट एप्लीकेशंस, डिफरेंट प्रोसेसेस कंप्लीट हो सके मोबाइल फोन के ऊपर या लैपटॉप्स के ऊपर या कंप्यूटर्स के ऊपर, तो वो जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं वो प्लेटफॉर्म जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। फॉर एग्जांपल विंडोज आपकी जो है वो आपकी क्या है? वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। अच्छा बच्चे, इसी तरह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड। एंड्रॉयड जो है वो किस कंपनी का सिस्टम सॉफ्टवेयर है? या ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी का है? एंड्रॉयड गूगल का है। एंड्रॉयड किसका है? गूगल का। इसी तरह एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? iOS, ये जो है वो एप्पल का है। इसी तरह आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे अगर हम आ जाएं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जितनी भी हम एप्लीकेशंस अपने लैपटॉप्स पे, अपने मोबाइल फोन्स पे यूज करते हैं वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। लाइक MS ऑफिस, इवन गूगल मैसेंजर, व्हाट्सएप मैसेंजर जो आप यूज करते हैं, फेसबुक मैसेंजर जो यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी गेम आप डाउनलोड करते हैं, वो सारी की सारी चीजें जो है वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। एंड लास्टली आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये आपके, ये भी आपके एक्चुअली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन ये आपकी एडिशनल सर्विसेज को परफॉर्म करते हैं। लाइक आपके जो एंटीवायरसेस होते हैं, एंटीवायरसेस आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। इसी तरह अब तो शायद ऐसी जरूरत नहीं पड़ती, पहले ड्राइवर्स आप करते होते थे इंस्टॉल, वो आपकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते थे। PDF रीडर्स आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। वो सॉफ्टवेयर जो एडिशनल सर्विसेज, वो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होते हैं, बट ये एडिशनल सर्विसेज जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं, तो ये आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। तो सॉफ्टवेयर आपके तीन तरह के हो गए। उसके बाद आपकी हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या चीज होती है? ऐसी चीज जो टेंजिबल हो, जिसको हम टच कर सकें, और जो चीज इनटेंजिबल है वो सॉफ्टवेयर कहलाती है, जिसको हम टच ना कर सकें। हार्डवेयर के अंदर आपकी फिजिकल डिवाइसेस, फिजिकल पार्ट्स होते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर चीजों को सिर्फ आप देख सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं, बट उनको आप टच नहीं कर सकते हैं। अब हार्डवेयर में भी आपकी दो तरह की डिवाइसेस आ जाती हैं।
कौन कौन सी? इसमें एक बच्चे आपका आ गया इनपुट और दूसरी आपकी आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? ऐसी डिवाइसेस जो कि डाटा एंट्री के लिए यूज हम करते हैं, वो आपकी इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। और वो डिवाइसेस जिनके ऊपर हम लोग आउटपुट देखते हैं, वो आपकी आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। इनपुट डिवाइसेस के नाम बता दें कोई फेमस इनपुट डिवाइसेस के। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक। आपका जो माइक है वो इनपुट है या आउटपुट है? आपका जो माइक है वो इनपुट डिवाइस है और स्पीकर, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। आपका स्कैनर इनपुट है या आउटपुट है? आपकी आउटपुट डिवाइसेस है। इसी तरह आपका वेबकैम, वेबकैम इनपुट है या आउटपुट है? वेबकैम आपका इनपुट है या आउटपुट है? वेबकैम आपका इनपुट है। आपका मोबाइल फोन का कैमरा भी इनपुट है। इसी तरह प्रिंटर, आपका प्लॉटर इनपुट है या आउटपुट है? प्लॉटर जो बड़े बड़े मैप्स बनाने के लिए यूज करते हैं हम लोग। ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, एक मुझे चीज बताएं, कीबोर्ड, एक होती है पेरिफेरल डिवाइसेस। ये पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं? अटैच फ्रॉम आउटसाइड। बेटा कीबोर्ड तो फिर आपका इनपुट भी हो गया। जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस बेसिकली इनपुट भी हो सकती हैं, आउटपुट भी हो सकती हैं। ये डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो किसी भी कंप्यूटर की एबिलिटीज को, उसकी कैपेबिलिटीज को, उसकी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप वीडियो गेम खेलना चाहते हैं तो माउस के जरिए आप खेलते हैं, लेकिन आपने कहा कि नहीं जी मैं जॉयस्टिक से खेलूंगा, तो जॉयस्टिक आपका क्या हो गया? वो आपकी इनपुट डिवाइस तो है, लेकिन वो आपकी पेरिफेरल डिवाइस भी बन गया, क्योंकि उसने आपके कंप्यूटर की एबिलिटी को इंक्रीज कर दिया। इसी तरह प्रिंटर, प्रिंटर इज नॉट द पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर, वो आउटपुट डिवाइस है, लेकिन उसने आपके कंप्यूटर की काम करने की सलाहियत को बढ़ा दिया। अब आपका प्रिंट निकल के बाहर भी आ जाता है, तो वो पेरिफेरल डिवाइस हो गया। यूएसबी, आपकी डाटा स्टोरेज जो है वो एबिलिटी को उसने बढ़ा दिया, दैट इज आल्सो पेरिफेरल डिवाइस। तो समझ आ रहा है बच्चे, पेरिफेरल डिवाइसेस और आपकी जो इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस एक ही चीज होती हैं। कोई भी अब चीज जो आप एक्स्ट्रा एडिशनली लगाते हैं, जिसका मकसद अपने कंप्यूटर की सलाहियत को, उसकी एबिलिटीज को इंक्रीज करना है, वो आपका क्या कहलाता है? वो आपकी जो है वो इन पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं। उसके बाद बच्चे आपकी आ जाती है मेमोरी या स्टोरेज। स्टोरेज में आपकी दो किस्म की कंप्यूटर स्टोरेज आती हैं, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस, और दूसरी कौन सी आती हैं? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। हार्ड डिस्क आपकी प्राइमरी में आती है या सेकेंडरी में आती है?
हार्ड डिस्क आपकी सेकेंडरी में आती है। वो आप लोगों को कैसेट याद है, वो जो जिसमें बचपन में आप लोगों ने देखी होगी, फिर उसके अंदर पेंसिल फंसा के उसकी रील को सेट करना पड़ता था, वो वाली कैसेट। वो जो कैसेट है वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है? वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। और वो जो आपकी कैसेट थी वो कौन सी प्रिंसिपल पे काम करती है? उसके ऊपर एक प्रिंसिपल फॉलो होता है, वो प्रिंसिपल कौन सा है? उस प्रिंसिपल का नाम है, ये अक्सर पेपर में आ जाता है, सिक्वेंशियल एक्सेस। वो सिक्वेंशियल एक्सेस के ऊपर जो है वो काम करती है। सिक्वेंशियल एक्सेस का मतलब क्या है? सिक्वेंशियल एक्सेस का मतलब है कि हमने बाजुकात क्या किया, हमने कोई वीडियो चलाई और हमने कहा कि जी हमने सॉन्ग नंबर 1 सुन रहे हैं, हम सीधे सॉन्ग नंबर 12 पे जा सकते हैं और सॉन्ग नंबर 12 से सॉन्ग नंबर 1 पे जा सकते हैं। लेकिन कैसेट में ऐसा होता था कि आपने अगर पहले सॉन्ग से तीसरे पे जाना तो आपको दूसरे से होके जाना पड़ेगा, पहले दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, और अगर रिवाइंड करेंगे तो पहले तीसरा आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर पहला आएगा। तो आपको लाजमी तौर पे बाकियों से भी गुजरना पड़ेगा, इसको बोलते हैं सिक्वेंशियल एक्सेस। तो आपकी जो कैसेट्स हैं वो सीक्वेंस में काम करती थी। तो अब तो वो रवाज चला गया कैसेट्स वाला, तो अब उनकी मेरे ख्याल में ऑब्सोलीट हो चुकी है, लेकिन वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। अब इसमें यहां पर आ जाती है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर 3 चीजें। इसमें कौन कौन सी आती हैं? एक आपकी कैश मेमोरी, वो डायरेक्ट मेथड है समरीन, उसे डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। रैम और रोम, ये 3 चीजें जो है वो आपकी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में आती हैं। कैश मेमोरी, रैम और रोम। अब इनमें से सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मेमोरी और शॉर्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? फास्टेस्ट भी और शॉर्टेस्ट भी, इन तीनों में से हमारी जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो सारी की सारी, उन सब में से कैश जो है वो सबसे फास्टेस्ट है। बच्चे, किसी स्टूडेंट को अगर मेरी तरफ से प्रॉब्लम आ रही है आवाज में तो प्लीज रेज योर हैंड्स। अगर किसी को आवाज में मसला आ रहा है, अगर उनकी तरफ वेदर का इशू है तो अलग बात है। अगर किसी को इशू आ रहा है तो रेज योर हैंड्स। ठीक है, क्लियर आ रही है। कैश मेमोरी इज द फास्टेस्ट एंड शॉर्टेस्ट मेमोरी, शॉर्टेस्ट भी है और फास्टेस्ट भी है। उसके बाद आपकी आ जाती है रैम और रोम। रैम और रोम जो है वो बेसिकली ये दो ज्यादातर डिस्कस होती हैं। रैम स्टैंड्स फॉर, रैम किसकी एब्रीवेशन है? रैम इज एन एब्रीवेशन ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये किसकी एब्रीवेशन है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम किसकी एब्रीवेशन है? ये एब्रीवेशन है रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। अब इनमें से एक वोलाटाइल है और एक नॉन वोलाटाइल है। कौन सी वोलाटाइल और कौन सी नॉन वोलाटाइल है? रैम जो है वो वोलाटाइल है, रोम जो है वो नॉन वोलाटाइल है। व्हाट अबाउट कैश मेमोरी? कैश मेमोरी वोलाटाइल है या नॉन वोलाटाइल है? कैश वोलाटाइल है या नॉन वोलाटाइल है? कैश इज अ वोलेटाइल मेमोरी। जब हम वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल की बात करते हैं तो ये आपकी दोनों वोलेटाइल है। रोम और तमाम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस नॉन वोलेटाइल हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस सारी, और प्राइमरी में जो आपकी रैम है वो रोम है, सॉरी, वो भी आपकी क्या है? वो आपकी क्या है? वो आपकी वो नॉन वोलेटाइल जो है वो डिवाइसेस हैं। अब इसमें रैम के ऊपर बात करते हैं।
रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वोलेटाइल है और ये इलेक्ट्रिक सप्लाई के ऊपर जो है वो रिलाई करती है। जब तक आपकी पावर सप्लाई रहेगी तब तक ये काम करती रहेगी। जैसे ही पावर सप्लाई खत्म होगी तो रैम भी, जो रैम के अंदर जो डाटा था वो सेव नहीं हुआ, वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसको वोलेटाइल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके मोबाइल फोन की बैटरी सिर्फ 30 सेकेंड्स रह चुकी है, 30 सेकेंड बाद आपका मोबाइल फोन ऑफ हो जाएगा। आप अभी व्हाट्सएप के टेक्स्ट एडिटर में मैसेज टाइप कर रहे हैं एंड सडनली आपका मोबाइल फोन ऑफ हो जाता है। अब ये बताएं कि जब दोबारा से मोबाइल फोन को ऑन करेंगे तो क्या वो डाटा आपका टेक्स्ट एडिटर पर पड़ा होगा, वो मैसेज जो आपका पहले था? वो मैसेज आपका टेक्स्ट एडिटर से जा चुका होगा। इसका मतलब है कि वो चीज आपकी रैम के अंदर थी, वोलेटाइल मेमोरी के अंदर थी। इसीलिए इसको वोलेटाइल कहते हैं कि इसको सेव करें तो या सेव कर लें डाटा को, तो वो फिर ऑटोमेटिकली आपके स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का हिस्सा बन जाएगा। अगर स्टोर नहीं करते तो जब तक आपकी पावर सप्लाई रहेगी तब तक आपका जो है वो ये रैम में डाटा रहेगा। जैसे पावर सप्लाई खत्म, रैम का मामला भी खत्म। इसी तरह रोम आपकी आ जाती है। रोम आपकी नॉन वोलेटाइल होती है। अब उसी में एग्जांपल पे वापस आते हैं। आपने मोबाइल पे मैसेज टाइप किया टेक्स्ट एडिटर पे, बैटरी ऑफ होने में सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड्स रहते हैं। आपने मैसेज सेंड कर दिया, जैसे सेंड हुआ मैसेज मोबाइल फोन ऑफ हो गया। आपने 3 दिन के बाद मोबाइल चार्ज करके दोबारा ऑन किया तो वो मैसेज आपको पड़ा होगा इनबॉक्स में। नाउ दैट मैसेज हैज बीकम द पार्ट ऑफ योर नॉन वोलेटाइल मेमोरी, रोम का पार्ट बन चुका है। तो रोम जो है वो आपकी इसके ऊपर इलेक्ट्रिक सप्लाई के ऊपर रिलाई नहीं करती, इसीलिए इसको नॉन वोलेटाइल कहते हैं। वोलेटाइल चीज वो जो जो फौरी तौर पे बुखारत बन के उड़ जाए। सिपरेट वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है? सिपरेट इज अ वोलेटाइल। अच्छा, इनकी दो टाइप्स हैं रैम की, जो कि हम प्री आगे जो लेक्चर्स आएंगे उनमें डिस्कस करेंगे। एक है एस रैम, जिसे स्टैटिक रैम बोला जाता है, और दूसरी है डी रैम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी तरह रोम की कितनी टाइप्स होती हैं? रोम की फर्दर 3 टाइप्स होती हैं। पी रोम, पी रोम हो गई। दूसरी कौन सी होगी? माशाल्लाह, ये अभी पीएमएस के दिनों में जो है ना, मैंने आपको करवाई है। हाँ जी, बताएं जल्दी से। पी रोम हो गई, आपकी ईपी रोम, हाँ आप सही बता रहे हैं। और तीसरी कौन सी है? ईईपी रोम। ये तीन जो है वो आपकी रोम की टाइप्स है। पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम, ये 3 टाइप्स इसकी रोम की हैं। और ये 2 टाइप्स जो है वो आपकी रैम की हैं। ये फर्दर जब हम आगे लेक्चर्स को जैसे सेशन हमारा आगे चलेगा उसमें जो है वो इसको देखेंगे। यहाँ तक बच्चे कोई कंफ्यूजन है किसी को तो प्लीज आप पूछ लें। एम रोम इसको काउंट नहीं करते, जो मास्क रोम है उसको हम काउंट नहीं करते होते, वो क्लियर, उसको इसमें कैटेगराइज नहीं किया जाता। स्क्रीनशॉट लेना है, ले ले स्क्रीनशॉट इसका।
चलें जी। अच्छा बच्चे, क्या होता है कंप्यूटर्स में, आपको आपस में कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स को आपस में कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। वो कम्युनिकेशन के पर्पस के लिए किस कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं, या किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? वो जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं वो चीज कहलाती है बस। बस किस चीज की एब्रीविएशन है? बस। बस है। बस यूएसबी की नहीं है भाई, बस बस है। बस किसी चीज की एब्रीविएशन नहीं है, ये बस बस ही है। जिस तरह वो होती है ना सवारियों वाली बस, वो क्या करते हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर, एक चौक से दूसरे चौक से सवारियों को लेके जाती है, उठा के और वहां पर छोड़ के आती है। सिमिलरली डिफरेंट कंप्यूटर्स के जो पार्ट्स होते हैं, इंटरनल पार्ट्स और एक्सटर्नल पार्ट्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो थ्रू बस होती है। अच्छा बच्चे, एक और भी मैं अब इसके बारे में ना, ये डिटेल में समझाने वाला टॉपिक है रजिस्टर। ये रजिस्टर जो है वो अभी बस के ऊपर वापस आते हैं। रजिस्टर जो है वो समझाने वाला डिटेल में टॉपिक है। सिर्फ इतना बता दें कि क्या ये मेमोरी को भी स्टोर करता है या नहीं करता? ये डाटा स्टोर करता है? यस, ये स्टोर करता है। ये इसके पास डाटा स्टोरेज कैपेसिटी होती है थोड़ी सी। अब ये क्यों करता है, सीपीयू की कैसे हेल्प करता है, वो हम अगली क्लासेस में देखेंगे। मैं अभी एक चीज मेरे माइंड में आई थी इसके साथ ही रजिस्टर। हाँ, ये जो, अगर आपको कभी भूल जाए कि स्टोरेज करता है या नहीं करता, तो आपने वो जो एक पटवारियों वाला या वो जो होते हैं ना आड़त का जो काम करते हैं, उनके पास एक रजिस्टर होता है। उस रजिस्टर में उन्होंने अपना सारा हिसाब किताब रखा होता है। तो वो भी रजिस्टर डाटा स्टोर ही करता है। तो अगर आपको कभी भूल जाए तो आपने याद रखना है कि रजिस्टर के ऊपर जो है वो क्या किया जाता है। तो लेक्चर हम लोग रजिस्टर पे नोट करते हैं अपने। तो रजिस्टर बेसिकली स्टोरेज का काम भी करता है, इसको स्टोरेज भी कह सकते हैं। बस बच्चे, ये जो है, ये किस यूनिट के अंदर जो है वो मैयर किया जाती है, किसी भी बस की कैपेसिटी किसमें मैयर की जाती है? बिट्स के अंदर जो है वो की जाती है। अच्छा, एक होती है बस की फ्रीक्वेंसी। बस की फ्रीक्वेंसी को एक और नाम भी बोला जाता है, उसको बस विड्थ बोला जाता है। बस की फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज में जो है वो मैयर की जाती है, इसको बस विड्थ भी बोलते हैं। अच्छा बच्चे, बस जो होती है ना उसमें डिफरेंट वायर्स लगी होती हैं। आप लोगों ने बस देखी है ऐसी कंप्यूटर की, जो जिन लोगों ने कंप्यूटर बस देखी हो प्लीज रेज योर हैंड्स। सिर्फ दो लोगों ने देखी है, इनको आज बस दिखा के लाते हैं, रुके। इस तरह की चीज कभी देखी है आपने? कभी कंप्यूटर्स में घर में कोई पड़ी हुई चीजें देखी इस तरह की? ये आपकी बस कहलाती है। ये नहीं देखी बच्चे, आप कौन सी दुनिया से आई हैं? ठीक है, ये देखी होनी चाहिए सबने तकरीबन। जिनके घरों में पुराने पीसीज होते थे, तो जब वो अपने सीपीयू की सफाई करने लगते थे तो ये बसें उतार के पहले रखते थे। पुराने जमाने के वो ब्लोअर लेके उसकी मिट्टी निकालनी होती थी सामने अंदर से, तो उस वक्त ये जो है वो नजर आती थी।
तो ये बच्चे आपकी हो गई है बस। तो बस विड्थ जितनी ज्यादा इसकी जो वायर्स होंगी तो बस की डाटा को ट्रांसफर करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी या कम होगी, या इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने की सलाहियत ज्यादा होगी या कम होगी? ये जो वायर्स होती है ना, इनमें से डाटा बिट्स की फॉर्म में जाता है। ये बात याद रखिएगा कि बस की जो वायर्स होती है इसमें डाटा बाइट्स में जाता है या बिट्स में जाता है। तो नॉर्मली 1 बिट की फॉर्म में जाता है, लेकिन किसी में 1 बिट से ज्यादा भी जा सकता है। जो आपसे अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है, 32 बिट की जो बस है उसकी मेमोरी कितनी होती है या कितनी मेमोरी को वो एड्रेस कर सकता है, तो वो 4 GB को एड्रेस करता है, 4 GB को। और 36 बिट की जो बस होती है वो 64 GB को। ये दो आपने पॉइंट्स याद रखने हैं बस। इसको अब ये कैसे काम करते हैं इसके चक्कर में ना पड़े, बस सिर्फ ये पॉइंट्स याद कर लें। एमसीक्यूज में इसी तरीके से पूछते हैं कि 32 बिट की जो बस होती है वो कितने डाटा, कितनी मेमोरी को जो है वो एड्रेस करती है, 4 GB को। और 36 बिट की जो बस होती है वो 64 GB को एड्रेस करती है। अच्छा बच्चे, हमारा जो कंप्यूटर है वो कौन से लैंग्वेज, जो है वो सिस्टम पे काम करता है? बाइनरी सिस्टम पे होता है, बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट्स कौन कौन से होते हैं? 0 और 1। 0 और 1 जो है वो आपके बाइनरी डिजिट्स हैं। अच्छा बच्चे, इसके बाद आ जाता है आपका जो कंप्यूटर के यूनिट्स होते हैं, तो सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? सबसे छोटा यूनिट आपका बिट है, ठीक है। 1 बाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स? एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। इसी तरह एक यूनिट होता है निबल। 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स। एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। तो एक बाइट में कितने निबल होंगे? इन 1 बाइट हाउ मेनी निबल्स आर देयर? एक बाइट में 2 निबल्स होंगे। फादर ऑफ कीबोर्ड किसको बोला जाता है? कीबोर्ड का फादर? क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। एक्चुअली इस बंदे ने जो है वो इजाद क्या किया था सबसे पहले? इसने इजाद क्या किया था जो ये यहां पर आ गया, कीबोर्ड के ऊपर आ गया? टाइपराइटर जो है वो इसने जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, और कीबोर्ड का भी फादर इसी को बोल सकते हैं। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड पे नंबर ऑफ कीज कितनी होती हैं? एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड पे नंबर ऑफ कीज जो है वो 104 होती हैं। ये जो क्रिस्टोफर लैथम शोल्स था, ये बेसिकली किस मुल्क से ताल्लुक रखता था? ये यूनाइटेड स्टेट्स से ताल्लुक रखता था। यूनाइटेड स्टेट्स को यूएसए बोलते हैं। कौन से साल के बाद अमेरिकन जो है वो अपने आप को यूनाइटेड स्टेट्स बोलते हैं? अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कम बोलते हैं लोग, अब इसको ज्यादातर लोग यूएस बोलते हैं। ज्यादातर लिखा भी यूएस जाता है। किस साल के बाद इनको यूएस कहना शुरू कर दिया?
1991 के बाद 1991 में रशियन इंटीग्रेशन हो गई, रशिया डिसइंटीग्रेट हो गया, तो उसकी डिसइंटीग्रेशन के बाद अमेरिका को जो है वो ऑफिशियली लोग या अमेरिका अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में अपना नाम जो है वो यूएस लिखवाते हैं। पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अब वो यूएस लिखवाते हैं, लेकिन यूएस और यूएसए दोनों ही चलते हैं। यूएस की बेटा टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है? टोटल नंबर ऑफ 50 स्टेट्स है अमेरिका की। ये जो 50th स्टेट है, ये अमेरिका ने किससे खरीदी थी? रशिया से खरीदी थी। नाम क्या था 50th स्टेट का? 50th स्टेट का नाम क्या था? हवाई। हवाई जो है वो 50th स्टेट थी, ये अमेरिका ने रशिया से खरीदी थी। और हवाई का कैपिटल कौन सा है? हवाई का कैपिटल है होनोलुलु। ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ अगर टेक्निकली देखा जाए माउंट एवरेस्ट, वो कहां पर है? वो तो नेपाल के अंदर है। लेकिन अगर समंदर के अंदर से या पानी के अंदर से किसी पहाड़ की हाइट देखी जाए तो सबसे ऊंचा पहाड़ यहां पर पाया जाता है, होना क्या, ये हवाई में पाया जाता है। ये तकरीबन इसको पानी की 2 किलोमीटर ये पानी के अंदर है, मतलब ये इस तरह से इसकी हाइट है, तो ये इतना पानी के अंदर है और इतना पानी से बाहर है। तो लोग हम सरफेस टू एयर जो है वो मेजर करते हैं, तो इस लिहाज से ये तकरीबन कोई 8 या 7-8 किलोमीटर बनता है। बाकी ये पानी के अंदर है, तो पानी के अंदर वाली हाइट अगर मेजर करेंगे तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ बनता है, जो कि हवाई के ऊपर है। वैसे सबसे ऊंचा पहाड़ जो है वो नेपाल में है, जिसका कैपिटल काठमांडू है। अमेरिका के मौजूदा प्रेसिडेंट का नाम क्या है? करंट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? जो बाइडन। जो बाइडन सदर बनने से पहले किसी सदर के अंडर वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। क्या नाम था उस सदर का? बराक ओबामा। बराक ओबामा के जो आबाओ अजदाद थे वो किस मुल्क से आए थे? इसके जो आबाओ अजदाद हैं वो कहां से आए थे? कीनिया से। तुर्की में से किधर से आ गए बेटा? इसके आबाओ अजदाद कीनिया से आए थे, जहां पर उसका मर्डर हुआ था। कौन से सहाफी थे जिनका मर्डर हुआ था? अरशद शरीफ। कौन से साल में मर्डर हुआ था अरशद शरीफ का? 2022 में। कौन से महीने में हुआ था? जी, कौन से महीने में हुआ था? बच्चे यहाँ पे सारा पीटीआई इकट्ठी की हुई है मैंने। अरशद शरीफ का तो भाग क्या आपको पता चलना है सर। इनकी भाईजान अक्टूबर के मंथ में जो है वो इनकी हत्या हुई थी। ठीक है, अक्टूबर के मंथ में। और कीनिया का कैपिटल कौन सा है? नैरोबी। अच्छा, तो ये बराक ओबामा के आबाओ अजदाद कीनिया से आए थे। कीनिया से आए थे। और बराक ओबामा का नंबर कौन सा था? एज ए प्रेसिडेंट नंबर कौन सा था इसका? 44th प्रेसिडेंट था अमेरिका का। ये 44th प्रेसिडेंट था अमेरिका का। और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता था ये बिलोंग करता था डेमोक्रेट से। ठीक है, डेमोक्रेट से बिलोंग करता था। ये अभी बात हम कर रहे थे अरशद शरीफ की। अरशद शरीफ किस न्यूज चैनल के साथ काम करता था?
ARY के साथ काम करता था, ARY के साथ। और नहीं, मैं टाइप नहीं कर रहा बच्चे, मैं टाइप नहीं कर रहा इसको। ARY के साथ काम करता, इसके प्रोग्राम का नाम क्या था? इसके प्रोग्राम का नाम था पावर प्ले। पावर प्ले इसके प्रोग्राम का नाम था। कैपिटल टॉक किसके प्रोग्राम का नाम है? कैपिटल टॉक डॉक्टर हामिद मीर। हामिद मीर किला नहीं, डॉक्टर लगाए नाम के साथ, डॉक्टर हामिद मीर। ठीक है, डॉक्टर हामिद मीर का जो है वो शो है कैपिटल टॉक, तो वो जो है चलाते हैं इस्लामाबाद से। डॉक्टर क्यों? क्योंकि उनको सारी बातें पता होती है, चाहे झूठ पता हो लेकिन पता जरूर होती है। तो ये अभी बच्चे अमेरिका की 49th वाइस प्रेसिडेंट, 49th वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है? कैमिला हैरिस। कैमिला हैरिस। अब आप लोग हैरान होंगे, मुझे पता है आप सब ने कहना है कि डेमोक्रेट से ताल्लुक है। कैमिला हैरिस का ताल्लुक किस पॉलिटिकल पार्टी से है? मुझे पता है सबने डेमोक्रेट्स कहना है, बट ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि आप लोगों को पता ही नहीं है कैमिला हैरिस का ताल्लुक किस पॉलिटिकल पार्टी से है। अमेरिका में दो ही पार्टीज है, रिपब्लिकन बड़ी पार्टी या क्या आपकी जो है वो डेमोक्रेट्स। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, इनका ताल्लुक डेमोक्रेट से ही है। कैमिला हैरिस का ताल्लुक डेमोक्रेट से ही। तो ये बच्चे आपका जो है वो इससे रिलेटेड हो गया। अभी हम इसको यहीं पे रोकते हैं और